Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be teaching graph, है ना। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ग्राफ, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्राफ को सीखा था और उनकी इक्वेशंस देखी थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में। मुझे लगा कि एक और लेक्चर इस पे बनाना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को ग्राफ देखते ही ये आइडिया नहीं चलता कि उसमें जो चेंज हो रहा है, आई मीन जो स्लोप है ग्राफ का, वो कैसा है, ठीक है, कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो स्लोप के बारे में बहुत आइडिया नहीं मिल पाता है ग्राफ को देख करके, ठीक है। तो आई थिंक कि उस पर एक अलग से डिस्कशन हम लोग कर लें, इसलिए मैंने एक और प्रॉपर कंटेंट बनाया है केवल स्लोप ऑफ द ग्राफ को लेकर के, ठीक है। हर एक ग्राफ के स्लोप वगैरह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ देखते ही, अगेन पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि ग्राफ देखते ही इक्वेशन कैसे निकालें। इस बार सीखेंगे कि ग्राफ देखते ही कैसे आइडिया लगे कि ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए, ग्राफ, जो सबसे पहला ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। और स्ट्रेट लाइन का तो सबको पता है कि इसका स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट होता है। स्लोप मतलब टेन थीटा, ठीक है। जैसे देखिए ये एक एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ। इसका आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालिए, किसी भी पॉइंट पे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं, 3 पॉइंट हम लोग लेके देखेंगे हर एक में, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं, तीसरा ये ले लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे ग्राफ कैसे बना निकालेंगे, अगेन ये तो ऑलरेडी इस पे लाइन खींचा ही हुआ है, टेंजेंट वगैरह जो बोल दीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से इसका कितना एंगल है, ठीक है, ये इसको थीटा नाम दे दिया। इसको भी देखिएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, एकदम बराबर होगा, है ना, क्योंकि हर जगह स्लोप उतना ही है। ये भी देखिएगा तो ये भी थीटा है, ठीक है। हर जगह स्लोप बराबर है, यानी स्लोप इसका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थीटा, देखिए तो स्लोप पॉजिटिव भी है। यहाँ पे देखिए, सिंस थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, हेंस स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। पिछले लेक्चर में ही सिखाया था कि अगर आपका एंगल एक्यूट एंगल हो तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, और ऐसा ही होता है, देख लीजिए एक्यूट एंगल हर जगह है तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है थ्रू आउट, और साथ में ही कांस्टेंट भी है, ठीक है। वो भी चीज लिखी देते हैं कि यहाँ पे हेयर थीटा इज सेम, है ना, थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट, ठीक है। थीटा सेम है थ्रू आउट, तो थीटा सेम होने का मतलब क्या, टेन थीटा सेम, टेन थीटा कांस्टेंट, आई मीन सेम नहीं, टेन थीटा कांस्टेंट, एंड दिस मीन्स आपका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही जानना है, ठीक है, कि इसका स्लोप थ्रू आउट द कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि थीटा मेरा हमेशा हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, और टेन थीटा ही स्लोप होता है, और स्लोप मेरा हर जगह कांस्टेंट है। और इस केस में ये स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है, इस केस में। एक नेगेटिव वाला केस भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ द ग्राफ, और सबसे पहला स्लोप, सबसे पहला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होता है, हमेशा, देखिए ना, हर जगह एक जैसा स्लोप है। ढलान, स्लोप को आप ऐसे समझते हैं, ढलान, ढलान एक जैसा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, एकदम एक जैसा थ्रू आउट, ठीक है। तो ऑलवेज थीटा सेम, और जब थीटा सेम तो टेन थीटा कांस्टेंट, और टेन थीटा कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नेगेटिव वाला देख लीजिए, यहां पे भी 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, है ना। अगेन एंगल किधर से लेना है, इधर से मत ले लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा भैया। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं एंगल, स्लोप जब मेजर करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है।
तो ये मेरा थीटा इस पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे भी ये थीटा होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, थीटा आपको सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब क्या, और ग्राफ देख के भी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये स्लोप मेरा नेगेटिव है। पिछला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको अच्छे से, है ना, ये ग्राफ देख के ही बता सकते हैं आप कि स्लोप मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या है, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, हेंस स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये पिछले लेक्चर में ही इतना डिस्कस कर लिया था कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, 90 से 180 के बीच में होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है अकॉर्डिंग टू एसटीसी रूल भी, ठीक है। तो स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगेन, ये भी स्ट्रेट लाइन ही ना है, स्लोप नेगेटिव है तो क्या हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन, और जब स्ट्रेट लाइन है तो थीटा थ्रू आउट द सेम। अगेन यहाँ पे लिख दीजिए हेयर थीटा सेम थ्रू आउट, ठीक है। हेंस टेन थीटा कांस्टेंट थ्रू आउट, और जब टेन थीटा कांस्टेंट तो हमारा जो स्लोप है वो भी कांस्टेंट, स्लोप भी हमारा कांस्टेंट, ठीक है। आई होप स्ट्रेट लाइन का स्लोप समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन वही, एक बार पॉजिटिव स्लोप लेके देख लिया, एक बार नेगेटिव स्लोप लेके देख लिया, किसी भी पॉइंट पे आप एंगल निकाल लीजिए, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लीजिए, आपको स्लोप ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, वही, अब जैसे इस पॉइंट पे अगर निकालना हो तो स्लोप टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी होता है ना। आप पी अपॉन बी भी करेंगे तो जो यहाँ पे रेशियो आएगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, ठीक है। और ये रेशियो स्ट्रेट लाइन में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है P अपॉन बी इन अ स्ट्रेट लाइन, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि ये स्लोप नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्लोप आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा स्ट्रेट लाइन में, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, काइनेमेटिक्स में अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखे ना, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और उसमें आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एस और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है टी, तो एस अपॉन टी डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, स्लोप, मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और चूंकि स्लोप मेरा कांस्टेंट है, इट मींस कि आपका वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी करेंगे, एस और टी का जो ग्राफ अगर होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। ये बताने का यही मेरा मोटिव है कि आपको ग्राफ देख कर के आगे ये पता चले कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर आपको स्लोप तो अगर आपको स्लोप वगैरह निकालने का आइडिया नहीं होगा तो फिर कैसे निकालिएगा कि स्लोप कांस्टेंट है या नहीं है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है। ये सब चीज़ें तो यही सब, है ना, सीखने के बाद पता चलेगा, है ना, कि स्लोप आपका कांस्टेंट है या नहीं है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, स्लोप देखने आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है, कुछ नहीं, tan थीटा मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन में इतना ही जानना था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, आवाज़ जा रही है ना, हाँ। अब आता है पैराबोला। पैराबोला का स्लोप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, तीन चार पॉइंट पे चेक करेंगे। पहला यहाँ पे देख लेते हैं, तो इस पे तो पहले टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे देख लेंगे, फिर यहाँ पे देख लेंगे, है ना, स्लोप। अब इस पे जो टेंजेंट जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा,
इस पे कुछ ऐसा जाएगा, इस पे कुछ ऐसा जाएगा। हर जगह का जो स्लोप है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिखेगा आपको, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। 3 अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी स्लोप, और यहाँ पे आपको थीटा कांस्टेंट दिख रहा है क्या? इसको बोल देते हैं थीटा 1, इसको बोल देते हैं थीटा 2, इसको बोल देते हैं थीटा 3। आपको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कांस्टेंट दिख रहा है क्या? सेम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये ग्राफ देख के भी लगना चाहिए कि यहाँ पे तो उतना ढलान नहीं था, यहाँ पे अचानक इतना ढलान बढ़ गया। ब्रिज देखा है ना, ब्रिज, ओवर ब्रिज वगैरह है ना, वहाँ पे ऐसे ही होना, पहले ढलान कम होता है, उस बाद धीरे धीरे बढ़ता है। ब्रिज इसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ढलान बिल्कुल कम है, तो एंगल बहुत कम है। आगे चल के ढलान ज्यादा हो गया, यानी स्लोप बढ़ रहा है। ढलान मतलब क्या? स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप कम है, देखिए ना, ऐसे जा रहा है अभी, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। स्लोप बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थीटा होगा वो भी मेरा बढ़ेगा, तभी तो टेन थीटा बढ़ेगा। थीटा जैसे जैसे बढ़ता है टेन थीटा भी बढ़ता है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा थीटा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है हेयर। यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, ये बात ध्यान में रखिए, जो भी थीटा है वो सारे एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हेयर एंगल्स आर एक्यूट, हेंस स्लोप आपका पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। इतना यहां से क्लियर हो गया, सारे एंगल्स एक्यूट हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिएगा, क्या यहीं पे लिखें? यहीं पे लिख देते हैं, थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे थीटा 1 स्मॉलर देन थीटा 2 स्मॉलर देन थीटा 3, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका tan θ1 होगा वो स्मॉलर देन tan θ2 स्मॉलर देन tan θ3, यानी आपकी tan की वैल्यू भी बढ़ते हुए जा रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan का वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट पे स्लोप आपका कम है, जो कि है भी, दिख भी रहा है, हाँ इतना ही, तो यहाँ पे इतना है, यहाँ पे तो इतना है, ठीक है। तो स्लोप भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका थीटा बढ़ते जा रहा है, tan θ इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन भी सीखा था कि एकदम एग्जैक्ट एक पॉइंट पे पता कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आएगा, ठीक है। और स्लोप यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है। स्लोप मतलब क्या? ढलान। यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्लोप बढ़ता हुआ जा रहा है, हेयर स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि एंगल बढ़ रहा है तो tan θ भी बढ़ रहा है, और tan θ अगर बढ़ रहा है तो आपका स्लोप भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। क्लियर है ना? अब तो ग्राफ देख के भी आइडिया लगना चाहिए ना, कि देखिए ना यहाँ पे पहले एकदम नॉर्मल स्लोप था, है ना, बहुत उतना ढलान है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ढलान आया, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है ना। तो स्लोप मेरा बढ़ते हुए जा रहा है, इतना सोचने का एंगल सोचने का जरूरत नहीं है, ग्राफ देख करके आइडिया लग जाता है ना, कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ पे बताइए, है ना, अभी थीटा वगैरह सब भूल जाइए, ग्राफ को देखिए केवल। क्या लगता है यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा नहीं है ना? एकदम स्ट्रेट लाइन रहता तो, है ना, स्लोप 0 होता है, और जितना परपेंडिकुलर के नजदीक होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो ये देखिए एकदम परपेंडिकुलर के ज्यादा नजदीक नहीं है, तो यहाँ पे स्लोप तो काफी ज्यादा है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा यहां से स्टार्ट हुआ, फिर बाद में ऐसा होने वाला है ये ग्राफ, ठीक है। तो क्या लगता है यहाँ पे आपको स्लोप क्या है? स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज ही तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना ज्यादा स्लोप है, फिर बाद में घट गया यहाँ पे, ठीक है।
तो ग्राफ देख करके ही अब आइडिया लगना चाहिए कि स्लोप आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगेन वही काइनेमेटिक्स में बहुत है ना, एकदम ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे और आपको ग्राफ देख करके आइडिया लगना चाहिए कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है ना, वो सब ग्राफ देख करके आइडिया लगना चाहिए, विद इन अ सेकेंड आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं इसको अच्छे से, अब यहाँ पे देखिए, कोई भी 3 पॉइंट ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे पहला, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अगेन स्लोप इसका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसका कुछ ऐसा होगा और इसका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए θ1 इसको नाम दे देते हैं, इसको θ2, इसको θ3। ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कमेंट करके बताइए हमको। स्लोप तो मेरा पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एंगल्स आर एक्यूट, एंगल्स आर एक्यूट, हेंस स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, ये सब तो पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताया है कि अगर आपका एंगल एक्यूट है, क्यों? क्योंकि tan थीटा एक्यूट एंगल में पॉजिटिव ही होता है, तो अब ये स्लोप वगैरह सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब थीटा की बात कर लेते हैं, एंगल्स की। θ1 सबसे ज़्यादा है, θ2 उससे छोटा है और θ3 उससे भी छोटा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ये। इसका सीधा सा मतलब है कि tan θ1 सबसे बड़ा होगा, tan θ2 उससे छोटा होगा और tan θ3 सबसे छोटा होगा। इसका सीधा सा मतलब है स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग, क्योंकि tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ग्राफ देख के भी आइडिया लगना चाहिए कि हाँ भैया स्लोप यहाँ पे डिक्रीज ही कर रहा है। पिछले वाले में क्या हो रहा था? पिछले वाले में इंक्रीज हो रहा था। देखिए ना, ग्राफ देख के आइडिया लगना चाहिए, स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग, हेयर स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका बताइए, है ना, ये रहा आपका ग्राफ, इसका क्या लगता है? अगेन देखते हैं, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जैसा नहीं है, यहाँ पे स्लोप तो ज़्यादा है। सब भूल जाइए अभी, थीटा वगैरह तो देखना ही नहीं है आपको, ग्राफ देख के क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे ये स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, क्यों? ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जैसा है ये। ठीक है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यानी स्लोप यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। खत्म। मेरा ये सब बताने का आपको इतना ही तो पर्पस है ना, कि आपको ग्राफ देख कर के ये आइडिया लगे कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, बस आप ग्राफ देख करके बता पा रहे हो, खत्म। ठीक है, अब फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख लो यहाँ पे, है ना, कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और बाकी सारी चीजें भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताइए स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोचिए जरा, 3 पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये मेरा θ1, ये मेरा θ2, ये मेरा θ3। ठीक है, अब कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आता है, क्या आता है? θ3, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल जैसा बना नहीं है, लेकिन हम मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। ठीक है, अब कुछ लोगों को इसमें डाउट आता है कि एंगल तो बढ़ते हुए दिख रहा है, दिख रहा है ना, एंगल बढ़ते हुए, तो स्लोप घटते हुए क्यों दिख रहा है? अरे भैया, यहाँ पे स्लो एंगल नेगेटिव, सॉरी, एंगल 90 से ज्यादा है हेयर, एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, यानी 90 से ज्यादा, हेंस स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। स्लोप आपका नेगेटिव, यहाँ पे कम नेगेटिव है, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव है, तो घट ही तो रहा है ना स्लोप। मान लीजिए यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -6 होगा, तो -2, -4, -6 में बड़ा कौन है? -2, -4, -6 में बड़ा कौन? -2 सबसे बड़ा, इतना पता है ना।
-2, -4, -6 में सबसे बड़ा नंबर कौन? -2, उससे बड़ा, उससे छोटा -4, उससे छोटा -6। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्लोप सबसे बड़ा है तो स्लोप सबसे ज्यादा, और यहाँ पे स्लोप सबसे कम। तो हेयर है ना, θ1 सबसे छोटा है, फिर θ2 है, फिर θ3 है, ठीक है। हेंस स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे स्लोप डिक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। θ1 भले सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है, इसीलिए यहाँ पे स्लोप सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में है, ठीक है। -2, -4, -6 में सबसे बड़ा -2 होता है, पता है ना भैया। हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। एंगल आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा, लेकिन स्लोप आपका घटता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दिस केस स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिकोड कर लिया था ग्राफ देख करके ही, ठीक है। चलिए अगला भी डिकोड कर लेंगे ग्राफ देख करके ही। देखिए ये यहाँ पे लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल की जैसा है, तो यहाँ पे स्लोप एकदम कम होगा, यहाँ पे एकदम परपेंडिकुलर के ऑलमोस्ट आ गया है ये, है ना, ऐसे सीधे, तो यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा है। आप खुद सोचो ना भैया, यहाँ पे किसी लड़के को बैठा के छोड़ देंगे तो उतना स्पीड से नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे बैठा के छोड़ा, काफी धक्का देने का भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा धक्का देना पड़ेगा कि भैया जाओ, यहाँ पे सीधे नीचे, टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप सबसे कम है, यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो स्लोप क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज्यादा है, तो स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट पे देख लेते हैं क्या हालात हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, हटा के ना, है ना, ऐसा कुछ, है ना। इसको θ3, ये θ2, और ये θ1। अगेन यहाँ पे आपके एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं, सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूस हैं, यानी एंगल आपका क्या, घटते हुए जा रहा है। एंगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, ठीक है। और साथ ही साथ ऑब्ट्यूस भी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हेयर एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, तो स्लोप तो आपका नेगेटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि एंगल्स हमारे ऑब्ट्यूस हैं तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन? θ1 सबसे बड़ा, उसके उससे छोटा θ2, सबसे छोटा θ3, हैंस स्लोप एज, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिकोड कर लिया था, ठीक है। आवाज़ जा रही है? हाँ, पहले भी डिकोड कर लिया था कि स्लोप हम लोगों का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, स्लोप एकदम कम है, यहाँ पे फिर धीरे धीरे स्लोप बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, ठीक है। तो स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे θ1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ये -6 मान लीजिए, यहाँ पे -4 मान लीजिए, यहाँ पे वैल्यू -2 मान लीजिए, तो ये वैल्यू बढ़ ही तो रही है। -6 सबसे छोटा है, -4 उससे बड़ा है, -2 उससे भी बड़ा है, ठीक है। पिछले वाले को कैसे समझा था, -2, -4, -6, वहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप आपका इंक्रीज कर रहा है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि θ1 सबसे बड़ा है, लेकिन वहाँ पे स्लोप सबसे कम होगा, क्यों? क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है ना, कॉमन सेंस, ठीक है। तो आई होप स्ट्रेट लाइन का स्लोप, पैराबोला का स्लोप देखने अब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। कैसा भी पैराबोला का ग्राफ आ जाए, स्ट्रेट लाइन का कैसा भी ग्राफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप ये देख करके बता सकेंगे कि स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है कि क्या है, ठीक है। अभी तक बताने का मेन पर्पस वही था कि आपको ये आइडिया लगे कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं,
क्वेश्चन ये रहा, ग्राफ आपका दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप बताना है कि पहले घट रहा है या बढ़ रहा है, या कांस्टेंट है, या पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, या हमेशा घट रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी कभी ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, जल्दी क्विक। कर लिया? चलिए, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, तो सॉल्यूशन देखेंगे भैया। ग्राफ को देखिए ना, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे है ना ढलान काफ़ी ज़्यादा है यार। यहाँ पे किसी को रख के छोड़ेंगे तुरंत नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी धक्का देना पड़ेगा इस पॉइंट पे। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ही जीरो है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे स्लोप तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो स्लोप घटा है। देखिए ना, यहाँ पे स्लोप काफी ज्यादा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, यहाँ तो जीरो ही हो गया। तो पहले तो स्लोप आपका घट रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर घट के एकदम बराबर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जीरो से फिर बढ़ने लगा, तो पहले घटा है फिर बढ़ा है। देख के समझ में आ रहा है ना? एंगल वगैरह सब छोड़ दीजिए, वो तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए वो सब लिखवाया था, ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह बढ़िया से समझ में आया है कि एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको स्लोप देखना है, स्लोप यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर हो गया, यानी पहले घटा है फिर बढ़ा है। तो आई थिंक फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट, अगेन एक क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को भी कभी सॉल्व कीजिए, जल्दी क्विक। या सॉल्व अगेन देखते हैं। यहाँ पे तो ढलान काफी ज्यादा है, यहाँ पे जीरो हो गया है। ठीक है, तो स्लोप अगेन पहले घटा है, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, अगेन इसका भी वही आंसर, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, स्लोप काफी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एकदम जीरो ही हो गया है ऑलमोस्ट, तो पहले डिक्रीज किया और फिर यहाँ से बढ़ गया है स्लोप। कॉमन सेंस की बात है। चलिए, इसका भी वही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या देता है ग्राफ का? स्लोप। और इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अच्छे से है ना डिटेल में कवर किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट है भैया, तो वो यूट्यूब पे सर्च करें, डिफरेंशिएशन बाय अनुपम आदित्य, आपको वीडियो मिल जाएगी। एकदम आसान भाषा में समझाया है ना, एकदम आसान भाषा में, कि एकदम पांचवी छठी के बच्चे को भी समझ में आ जाए। देखिए, अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने आता है, ये चार चीजें आती हैं, आपको डिफरेंशिएशन में सिखा दूंगा। ठीक है, बस उन्हीं चार चीजों का इस्तेमाल किया है। आपको विश्वास नहीं है, वीडियो देख करके आइए, इन्हीं चार चीजों का इस्तेमाल किया है बस। जो मैथमेटिक्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन्हीं का यूज करके डिफरेंशिएशन खत्म किया है मैंने, एकदम आसान भाषा में, और कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करते हुए। ये भी है ना, कि आपको नीट और जी लेवल की क्वालिटी मिले कंटेंट में। ठीक है, तो वो मेंटेन करते हुए एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो जिन्हें दिक्कत है वो वीडियो देख कर के आए, ये दोनों चीज क्लियर होगी। डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप ऑफ द ग्राफ, इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब फाइंड कीजिए भैया, स्लोप भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व कीजिए। या सॉल्व, आइए भैया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन इसका क्या, 2x। ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व एट x इक्वल टू 2, हेंस स्लोप एट x इक्वल्स 2, क्या x के बदले अब 2 पुट कर देना है भैया, बस 4। पहला का आंसर ये। दूसरा, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट y डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ठीक है भैया, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो x ऊपर भी 3 नीचे भी 3, लिमिट कहाँ से, 0 से 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो 8, यानी 8/3, और फिर बाद में 0, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी 8/3 आपको एरिया आएगा और 4 आपका स्लोप आएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा सभी लोगों को भैया। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने आना चाहिए।
है ना। डिफरेंशिएशन किया, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, पावर में 1 कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में जो एक्सपोनेंट में उसमें +1 करते हैं, फिर वही चीज़ नीचे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सब मैं डिटेल में सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जल्दी जल्दी। फॉर y इक्वल टू दिस फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें। जल्दी क्विक किया है ना। कुछ लोग तो महान होते हैं एकदम, टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा वेट करते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू, ठीक है, y कितना दिया हुआ है, 4x² - 2x + 3। स्लोप निकालना है, मतलब dy/dx करना है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा -2 + 3 कांस्टेंट है तो ख़त्म। यहाँ पे एट x इक्वल टू 3, हेंस स्लोप एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 8 × 3 - 2, ये कितना 22। आंसर पहले का है ना, स्लोप आ गया। दूसरे में क्या पूछा है भैया, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंटीग्रेशन y.dx कर देंगे, कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4x³ - 2x² 2 + 3x। इंटीग्रेशन करने में किसी को कोई दिक्कत, इंटीग्रेट करके यही आएगा, यही आया है, सबका आना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या वैल्यू पुट कर दें, अभी नहीं, पहले थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 4x³ 3 है, ये माइनस का x² बचेगा केवल, प्लस का 3x। अब तो वैल्यू 0 और 3 पुट कर दीजिए। 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 × 3 × 9 × 27 /3 माइनस 3 × 9 + 9, तो वो तो भैया ख़त्म। ये 9 और 9 4 जा 36 आंसर। बाद में 0 है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, वो तो माइनस हो के 0 उतना ही आएगा, यानी 36 है ना। जो भी यूनिट हो, एरिया है तो 36 यूनिट स्क्वायर आएगा आपका आंसर, जो भी यूनिट हो भैया। ठीक है, 36 यूनिट स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सबका आंसर आया होगा। आगे बढ़ें, चलिए बस जो सीखना था सीख ही चुके हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है बस। फाइंड dy/dx फॉर गिवन ग्राफ। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 1 2 3, चलिए। है ना, लोग बोलेंगे 3 मिनट बोला था, दिया 3 सेकंड, है ना, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं भैया, आप वीडियो पॉज भी तो कर सकते थे, आपने भी तो चीटिंग की। खैर चलिए, फाइंड dy/dx फॉर गिवन ग्राफ। dy/dx निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब tan थीटा निकालना है। एट x इक्वल टू 2, यहाँ पे एंगल दिया ही हुआ है भैया, तो क्या इतना ही, तो बहुत ईजी है। tan थीटा निकाल देना है, यही dy/dx होता है, यही डिफरेंशिएशन होता है। तो tan एट x इक्वल टू 2, थीटा भी दिया हुआ है tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। डन, यही होगा आंसर। ठीक है, स्लोप निकल गया आपका एट x इक्वल टू 2। चलिए, y इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व। सॉल्यूशन देखिए भैया इसका, स्लोप ऑफ द कर्व निकालना है, मतलब dy/dx करना है। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x एट x इक्वल टू π/2। स्लोप एट x इज इक्वल टू π/2 का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो दूसरे का आंसर 0, स्लोप उसका 0 आएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए। y इक्वल टू कॉस एक्स, अगेन सॉल्यूशन इसका, स्लोप निकालना है, मतलब dy/dx करना है। dy/dx cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, है ना, ये सब रटाया था ना मैंने। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में याद होना चाहिए, वो इसलिए रटाया था। माइनस साइन x,
यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो बस माइनस का साइन 90 डिग्री है ना, यानी ये वैल्यू -1, साइन 90 की वैल्यू -1 होती है, यानी आपका स्लोप वहाँ पे -1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबका, ठीक है, बहुत अच्छे से, काफ़ी बढ़िया से, है ना। अब कुछ स्पेशल बातें, स्पेशल लोगों के लिए, ठीक है, आपके लिए स्पेशल बातें क्या हैं। जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसके लिए ग्राफ बनाइए आप। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर मॉडुलस में x-1। मॉडुलस मतलब क्या, ये वैल्यू किसी भी हाल में पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे होता है थोड़ा सा, है ना, दिक्कत कि ये वैल्यू, मतलब ग्राफ में भी वैल्यू नेगेटिव नहीं शो करना, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस x-1 का आपको बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ में भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए। तो जिन्हें आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए y इज इक्वल्स टू x-1 है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है। इफ x आपका 0 से 1 के बीच में हुआ, तो ये जो वैल्यू है x-1, ये नेगेटिव चला जाएगा। देखिए ना यहाँ पे x-1, अगर हम x को 1 से छोटा ले लें और 0 से बड़ा भी तो लें, 0 से बड़ा भी लेना है, ठीक है। ग्राफ में है ना 0 के बाद ही दिखाते हैं, तो फिर उतना क्या, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, हमको मॉडुलस लगाना है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव होने नहीं देना। इसके पहले ही माइनस लगा देंगे, -x-1, ये क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होने देना था हमको, तो पहले ही माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका x 1 से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका वो वैल्यू 1 से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ x 1, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा रहने देंगे, x-1 रहने देंगे, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। दो चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया, माइनस, है ना, इसमें पहले ही माइनस करके काम खत्म कर दिया उसका, 1 - x कर दिया। अब इसका ग्राफ देखिए, नाउ ग्राफ, ठीक है। ये भैया लाइन खींचे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में ये 0 है, 0 से 1 के बीच में ये, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए 1 - x को। ये क्या mx प्लस सी से कुछ रिलेट कर रहा है, 1 - x को रिलेट कीजिए mx प्लस सी से, तो आपका m-1 है, m-1 है, यानी आपका स्लोप नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे इसको mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये तो भैया बिल्कुल ठीक है, m मेरा प्लस में है, तो अगले के लिए ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा, है ना, x-1 के लिए ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आया वो ध्यान दीजिए फिर से। ये जो मेरा ग्राफ था वो 1 - x के लिए था, y इज इक्वल्स टू 1 - x, और ये जो ग्राफ था y इज इक्वल टू x-1 के लिए था, ठीक है, ये वाला ग्राफ। यहाँ पे खुद देखिए ना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, ये जो लाइन है x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 1 रख दूँ तो y मेरा 0 आना चाहिए। देखिए x की वैल्यू 1 पे y यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये भी y 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y 0 है, ठीक है। तो ग्राफ एकदम सही है। अगर हम इसको ये नहीं करते ना तो ये लाइन बस ऐसे एक्सटेंड हो जाता, एक्सटेंड होता हुआ नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, है ना। अगर ये केवल x-1 रहता, मॉडुलस ऑपरेटर नहीं लगा रहता, तो तब जब आप इसका ग्राफ बनाते x-1, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ठीक है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता।
और हमें करना था मॉडुलस, यानी जो भी वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है। तो बस इसको पॉजिटिव कर दिया, नीचे से ऊपर कर दिया, ठीक है। और कैसे किया, बस कुछ नहीं, माइनस साइन लगा करके किया, ठीक है। तो बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि हाँ, जब वैल्यू मॉडुलस ऑपरेटर, यानी जब वैल्यू केवल पॉजिटिव रखनी हो तो कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। नॉर्मल x-1 का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? x-1 का ग्राफ कैसा बनता? अगेन y इक्वल टू x-1 है, x की वैल्यू कोई 1 पुट करते, x इक्वल टू 1 तो y मेरा 0, x इक्वल टू 0 तो y मेरा -1, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे y आपका -1, पहला पॉइंट आपको यहां मिलता, दूसरा यहां मिलता, तीसरा यहां मिलता, लाइन खींचते ग्राफ ऐसा बन जाता, ठीक है। अब मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ मतलब क्या, जो भी वैल्यू आपकी नेगेटिव में थी बस उसको पॉजिटिव कर दीजिए, बस। तो जैसा ये है ना, जस्ट वैसे कर दिए, ऐसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, अगर 0 से 1 के बीच में तो बस पहले ही माइनस लगा दिया है, बस खत्म। टेंशन ही खत्म माइनस में आने का, पहले ही माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो बस उसी के बेस पे एक लास्ट का ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ भैया, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, 2 - x मॉडुलस ऑपरेटर में है, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए सॉल्यूशन इसका, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। क्या आएगा? 2 - x को अगेन दो पार्ट में, ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब x आपका 2 से बड़ा हो जाए, 0 से 4 तक ही तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अगर आपका x 0 से 2 के बीच में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ x 0 से 2 के बीच में है, यानी 0 और 2 के बीच में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है ना इक्वेशन है 2 - x चल जाएगा। 0 से 2 के बीच में है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस ठीक है। लेकिन अगर आपका x का जो वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में, ओवरऑल इंटीग्रेट 0 से 4 के बीच में करना है, तो 0 से 2 के बीच में करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 4 के बीच में वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस लगाना बर्बाद हो जाएगा फिर, तो फिर गलत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका इफ x आपका 2 से बड़ा, बराबर नहीं, 2 से बड़ा और 4 के बीच में हो, तब माइनस लगा देते हैं इसमें, और क्या, यही तो जुगाड़ करते हैं, -2 - x, ये हो जाएगा x-2, ठीक है। 2 से 4 के बीच में x-2 कर दिया, है ना, दिमाग लगाए, खेल गए। 0 से 2 के बीच में वही रहने दिया, 2 से 4 के बीच में बस माइनस लगा करके x-2 कर दिया, ठीक है। जिन्हें ये सब भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 के बीच में यही इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, और 2 से 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस इसके साथ माइनस लगा करके। अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ही तो पूछा है ना। इंटीग्रेट करेंगे इसको, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग लिमिट हमको पता ही चल गया है। इंटीग्रेट करेंगे 2 - x को विथ रिस्पेक्ट टू dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, और प्लस कर देंगे इसको इंटीग्रेट करके x-2 को विथ रिस्पेक्ट टू dx, x-2 है, कहाँ से, 2 से 4 तक, आपको 0 से 4 तक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या, 2 - x है ना, ये 2x, और वो -x²/2, ये वैल्यू आएगी 2x - x²/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 प्लस, अब तो इंटीग्रेशन हटा ही दो, इसको इंटीग्रेट करेंगे x²/2, ये माइनस का 2x, ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। अब भैया सॉल्व करना है, इसको कीजिए। 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4, माइनस यहाँ पे 4/2, तो 4/2 ये 2, ठीक है। तो ये तो 2 आएगा ओवरऑल, प्लस इसको सॉल्व कीजिए। पहले 4 पुट करेंगे तो 16/2 8, माइनस 4 दूनी 8, तो ये तो खत्म, ठीक है। माइनस में अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2, 2 दूनी 4/2, तो 2 बचेगा, ठीक है। माइनस 2 दूनी 4,
ठीक है, हाँ ठीक है, ये होगा तो ये तो मेरा 0, ये 2, और प्लस में इधर आएगा -2, -2 और -2 यानी प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 यानी ओवरऑल +2, और ओवरऑल आपकी वैल्यू 4 पॉजिटिव में। फाइनल आंसर आपकी ये, फाइनल आंसर आपका +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, आपको इंटीग्रेट करना है सारी पॉजिटिव वैल्यूज को। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो 0 से 2 के बीच में देखिए, ध्यान दीजिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहा हूँ। अगर x आपका 0 से 2 के बीच में है, 0 से 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो अगर आपका 0 से 2 के बीच में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 2 के बीच में इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, जो हम लोगों ने किया भी, ये वाला पार्ट 0 से 2 तक इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी जब ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, तो इसको, इसी इक्वेशन को 2 माइनस एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स, सॉरी +x -2 और +x, तो ओवरऑल क्या, x -2, नया इक्वेशन मिल गया x -2, और इसको 2 से 4 के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए, और फिर बाद में दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपको 0 से 4 तक का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो सिंपल। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ और उसका स्लोप काफ़ी अच्छे से देखा। ठीक है, और कुछ स्पेशल चीज़ें हैं ना, क्योंकि अब है ना, नीट का जो लेवल है फिजिक्स का, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भैया कुछ भी पूछे वो एकदम, ये सब भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर देख करके अरे भाई क्या पूछ दिया यार, ये तो पढ़ा ही नहीं था, पहली बार देख ही रहा है, पहली बार पाला ही पड़ा जीवन में। ठीक है, तो ये सारी फील भावनाएं ना आए एग्जाम टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था, जिन लोगों ने पहले फिजिक्स किया है ना, जिन जिन लोगों ने पहले फिजिक्स किया है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बातें सुन लीजिए। दो बच्चे हैं, एकदम रियल घटना है ये, मैं बना के नहीं बोल रहा, दो बच्चे, दोनों लगभग सेम, जो उनका मार्क्स आ रहा था मॉक टेस्ट वगैरह में, लगभग आसपास सेम ही आ रहा था, अच्छा आ रहा था, है ना, 620-30 ऐसे आ रहे थे दोनों के, कॉन्स्टेंटली इतने आ रहे थे, एवरेज मान के चलिए तो इतने आ रहे थे। एक ने सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया पेपर में, एकदम फिजिक्स में ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा, ठीक है, मैं तो पहले फिजिक्स बनाऊंगा, बनाया उसने, 1 घंटा टाइम दिया, और मुश्किल से 45 क्वेश्चन आए थे इस बार। 45 में आई थिंक सारे तो नहीं, 20-25 ही टच कर पाया, बाकी से बना ही नहीं, और बाकी ना बनने का जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा हुआ उस पे कि बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी बर्बाद। फाइनली मार्क्स बहुत कम आया। दूसरा बच्चा, उसने फिजिक्स देखा, टफ लग रहा है, छोड़ो, केमिस्ट्री टफ, बायो सबसे पहले बनाया, उसको पता ही नहीं कि फिजिक्स इतना टफ आया, वो तो देखा कि फिजिक्स बाद में करेंगे, छोड़ो, उसकी हैबिट ही नहीं थी पहले फिजिक्स करने की। और जिसकी हैबिट भी है पहले फिजिक्स करने की, तो भैया पेपर देख के डिसीजन तुरंत चेंज करना चाहिए, ये नहीं कि हम तो पहले फिजिक्स ही करते हैं यही करेंगे, नहीं, है ना, हमेशा किसी एक पॉइंट पे डटे रहना हमेशा फायदा फायदा नहीं देता आपको। लिबरल माइंडसेट होना चाहिए, है ना, कि ठीक है भैया, जब तक ये ठीक है तब तक ये करेंगे, प्रॉब्लम आ रही है तो ये कर लेते हैं पहले, बाद में इसको कर लेंगे। अब जो पहले बायो किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, उसके मार्क्स काफी अच्छे आए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें टाइम लग सकता है ना, मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो पहले बायो कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो उसलिए ये सब तो खैर मैंने आपको बता दिया कि लिबरल रहना है। ठीक है, एकदम कठोर नहीं कि एकदम कट्टर, ये नहीं, यही होगा, पहले फिजिक्स ही करेंगे, बस ये सब नहीं होता है। मार्क्स अच्छे लाने हैं तो उसके लिए जो सही है वो करना है, जो आसान लगे पहले वो करना है। ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उस टाइम पे तो। ठीक है, चलिए, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है भाई, आपको आता हो चाहे ना आता हो, कॉन्फिडेंस है ना, तो ऑटोमेटिक पेन चलेगा, और चलेगा तो आंसर आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेनी नहीं है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब तो लगभग बेसिक मैथ्स खत्म ही हो गया है। ठीक है, ग्राफ वगैरह सब खत्म हो गया। ठीक है, एकदम शुरू से टेबल से स्टार्ट किया था मैंने एकदम, और ग्राफ का स्लोप निकालते हुए खत्म कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का सीरीज। और अगला जो लेक्चर होगा वो वेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, वेक्टर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद
धीरे धीरे जो भी आगे चैप्टर्स होंगे उसको डील करेंगे, ठीक है। तो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।